अच्छा हाँ, सही है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन यही है कि नाम जैन जावेद है, यूटी से केमिकल इंजीनियरिंग करें, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये है कि जो ये लेक्चर्स होंगे ना, ये बेसिक से एडवांस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा जो अब इस लेक्चर में ना, अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं काफी ज्यादा, तो अब उनको शायद ये बोरिंग लेक्चर लगे या कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बर्दाश्त करो पहला लेक्चर। और जो बाकी जो जूनियर्स वगैरह या जिनका पहला पहला इंट्रैक्शन है वो थोड़ा देख लें, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बाद में फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस पर भी जाएंगे सारा, तो टेंशन नहीं लेने किसी ने। अच्छा, तो अब जो लिस्ट वो सेंड की थी कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, उसमें जितने पॉइंट्स थे ना वो सारे आज कवर करेंगे, ठीक है ना। वो छोटी छोटी थ्योरी है सबकी, वो बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें मद्देनजर रखने होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें इसमें ये है कि पहला जो स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए, सिमुलेशन करने के लिए, ठीक है ना, उसका लेवल होता है इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, ये स्पेसिफिक केमिकल इंजीनियरिंग का। तो पहला होता है कि हमने प्रोसेस को देखना होता है कि वो केमिकल है या फिजिकल है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से मुराद ये है कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो क्या केमिकल रिएक्शन से बन रही है कि किसी चीज़ की सेपरेशन से बन रही है। अगर सेपरेशन से बन रही है तो वो फिजिकल प्रोसेस आ जाएगा, जैसे कि पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम की हम डिस्टिलेशन वगैरह करते हैं, ये सारा फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होते, तो उनको हम सेपरेट कर देते हैं, ये सब फिजिकल होता है। अगर कोई रिएक्शंस के जरिए बन रहे हैं तो वो केमिकल में आ जाएगा। ये मतलब सिंपल सा फ्लो चार्ट है। उसके बाद हम यूनिट ऑपरेशंस देखते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके बाद वो हम केमिकल प्लांट डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो प्लांट स्मॉल लेवल पर होता है, उसके बाद हम फैक्ट्री डिजाइन करते हैं जो हायर लेवल पर होती है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, और उसके बाद फिर फुल फ्लैज इंडस्ट्री आ जाती है। तो मतलब ये थोड़ा सिंपल सा हिरार्की है इसकी, प्रोसेस डिजाइन की कहाँ से शुरू करते हैं, इसकी डिटेल ये है। अच्छा, इसको डिटेल में ये है कि जी सबसे पहले तो हमने देखना कि प्रोसेस डिफाइन करने से पहले हमें पास, यानी कि सॉफ्टवेयर पर भी जाने से पहले ना, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने करना क्या, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो केमिकल इंजीनियर ने दो ऑब्जेक्टिव होती हैं, या तो एक न्यू प्रोसेस डिजाइन करना होता है उसने, ठीक है, या जो पुराना प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, या उसके किसी खास हिस्से को ऑप्टिमाइज करना होता है, ये दो काम होते हैं। अच्छा, तो ये ना एक जनरल चार्ट है, यानी कि टॉप से बॉटम जाएंगे कि इसमें ना सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव होती है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले, कि पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जैसे कि जी पहले ऑब्जेक्टिव का डिफाइन दी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, कि हमें प्रोडक्ट चाहिए क्या, कि हम कोई बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपना एसिड बना रहे हैं, कोई केमिकल बना रहे हैं, पॉलीमर वगैरह बना रहे हैं, वो हमने देखना है कि हमें चाहिए क्या। मतलब ये नहीं कि हमें बस बीच की चीज़ें पता लग गई थी तो हम सीधा उसमें भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर ऑन किया फिर लग गए। तो पहले पता होना चाहिए कि बना क्या रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि एवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल केमिकल कॉन्सेप्ट एंड सिलेक्शन सुटेबल मेथड। इसमें मेथड्स में ये होता है कि अब जैसे कि अब एक ही जो प्रोडक्ट बनती है ना हमारी, वो डिफरेंट मेथड से भी बन सकती है। कि अब जैसे कि है कि अमोनिया की प्रोडक्शन अगर हम देखें, तो वो एक बड़ा मशहूर प्रोसेस है, बोर्न हैबर का प्रोसेस है, उसके जरिए बनती है, तो मेजोरली उसके जरिए बनती है, लेकिन उसके अलावा भी और भी प्रोसेस हैं, तो उसके जरिए मतलब वो हम फिर देखना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ फिजिबल है। तो उस चीज़ को फिजिबल देखने के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो जो टेक्नोलॉजी से बनेगी, क्या अपने हमारे मुल्क में है कि नहीं, जिस जगह हमने इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। जो इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखना होता है हमने, कि जो प्रोसेस को हमने डिफाइन करना है, जिस प्रोसेस के जरिए हमें प्रोडक्ट बनानी है, उसके कोई हेल्थ इफेक्ट तो नहीं है सुटेबल, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो सुटेबल है हमारे लोकल उसके लिए, कंट्री में, जिस कंट्री में लगा रहे हैं, जिस एरिया में लगा रहे हैं उसके लिए। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जब ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद करते हैं कि डाटा हम कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन में ये होता है कि उसमें ना मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक डाटा, इसमें ये चीज़ें होती हैं कि हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है ना। और फिर जो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उस प्रोसेस के दौरान, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम डाटा क्या होगा, उसकी काइनेटिक्स क्या होगी, फिर ये सारा हम डाटा सर्च आउट करते हैं। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है प्रोसेस फ्लो डेवलपमेंट, यानी कि ये जो होता है ये सिमुलेशन। जब हमें डाटा वगैरह मिल जाता है उसके बाद हम इसकी मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस और डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। फिर डिजाइनिंग की स्पेसिफिकेशंस आती हैं इसमें, फिर सारी, यानी कि हर एक पॉइंट ना फुल फुल डिटेल है, मतलब ये सारे इधर जनरल स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहले एक स्टेप पूरा हो जाए तो उसके बाद जाते हैं। तो उसके बाद है कि केस स्टडीज है। अब जैसे कि अगर हमने मटेरियल पूरा प्लान डिजाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारी मेन ऑब्जेक्टिव यही थी
कि जी हमने एनर्जी एनालिसिस, जो हमने इंडस्ट्री बनाई है उसका एनर्जी एनालिसिस करना था कि वो कितनी को यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, फिर उस एनर्जी को हमने जैसे ऑप्टिमाइज करने के कम से कम एनर्जी यूज करे। मतलब ये एनर्जी में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, कॉस्ट हमने करनी होती है, तो या ऑप्टिमाइजेशन किसी प्रोसेस की कम फीड में ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले, तो वो आपकी केस स्टडी एक बन जाती है। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद जो है वो होता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन, जब पूरा प्लान डिजाइन कर लिया, केस स्टडी कर ली, उसके बाद ये आपने कॉस्ट देखने से कितनी कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट तक ना हम जो केमिकल इंजीनियर्स है ना, केमिकल इंजीनियर्स, वो तकरीबन प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन जो उसके बाद ये जो डिटेल्ड कॉस्ट है, डिटेल्ड मैकेनिकल इक्विपमेंट है, पाइपिंग की है, सिविल की, सिविल मतलब जो बिल्डिंग्स की कॉस्ट वगैरह आएगी, डिजाइनिंग की और इलेक्ट्रिकल की, तो ये जो है ना, ये ना वो एक्सपर्ट इंजीनियर्स कहते हैं, डिटेल इसमें डिजाइन इंजीनियर, इनको डिजाइनिंग एक्सपर्ट इंजीनियर्स कहते हैं। ये स्पेशलाइज की होती है इन्होंने ना डिजाइनिंग के अंदर, यानी कि केमिकल इंजीनियर्स के अगर आप और आगे पढ़ेंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो फिर स्पेशलाइजेशन होती है डिजाइनिंग के अंदर, और भी डिफरेंट एरियाज के अंदर होती है। तो जिन्होंने डिजाइनिंग में क्योंकि ना वो फिर ये वाला काम करते हैं। जो सिंपल इंजीनियर्स हैं केमिकल, वो सिंपल कॉस्ट एस्टिमेशन। तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन होती है वो तकरीबन ये केमिकल इंजीनियर्स कर देते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन और डिटेल्ड होती है वो सारा वो करते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर्स, डिजाइनिंग इंजीनियर जो होते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब ये ना ये जनरल स्टेप्स थे सारे, ठीक है ना। तो इसमें ये हो सकता है कि जब आप प्रोसेस अपना डिजाइन करें या डिफाइन करें तो कोई स्टेप इसमें से मिस हो जाए, कि जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा वाला स्टेप है, तो हो सकता है डाटा आपको पहले से प्रोवाइड किया हो तो आपको कलेक्ट ना करना पड़े। तो इसमें यानी कि ना ये जनरल है, इसमें ये नहीं कि, और इसमें जो है स्टेप्स भी आगे पीछे भी हो सकते हैं और मर्ज भी हो सकते हैं। तो ये तकरीबन जनरल प्रोफाइल है कि किस तरह से काम करते हैं, प्रोसेस डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब प्रोसेस डिजाइन कर लिया आपने, तो अगर आपके पास डाटा नहीं है तो उसके उसमें हम करते हैं प्रोसेस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। प्रोसेस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अब ना हमने डाटा कलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमने इधर अपनी वो प्रोडक्ट डिफाइन कर दी थी, केमिकल मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना, वैल्यूएशन कर लिया कि हाँ इस एरिया में लग सकता है, नहीं लग सकता। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर प्रोसेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो होता है उसमें ये होता है कि ना हम सारी अगर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं ना सारे, उन सारे रिएक्शंस को सर्च आउट करते हैं। अब सर्च आउट कैसे करेंगे, इसके लिए टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ठीक है ना, इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं। गूगल इतना बड़ा यानी कि नेट पर ना मतलब सर्च करें आप, बुक्स वगैरह देखें पढ़ें, तो उनमें ना आपको केमिस्ट्री मिलेगी जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका काइनेटिक डाटा वगैरह, कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, तो जब आपको वो डाटा मिल जाएगा ना, तो आपके पास तीन किस्म के जवाब होंगे। वो जवाब ये लिखना है कि यस ओवर प्रोडक्ट इज अ प्योर केमिकल एंड इट्स साइकोमेट्रिक केमिकल फॉर इट्स प्रोडक्ट इज नोन, कि यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्योर केमिकल है और उसकी स्टाइकोमेट्रिक यानी कि सारा डाटा आपको मिल गया, आप बहुत खुश हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपके पास एक और हो सकता है कि कुछ आपको मिले हैं केमिकल रिएक्शंस, कुछ नहीं मिले। जो आपके रिएक्शंस में है ना, कुछ रिएक्शंस आपको मिले हैं, कुछ नहीं मिले, और जो कुछ रिएक्शंस आपको मिले हैं उनको वो बैलेंस करना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके रिएक्शन में बहुत ज़्यादा वो हैं केमिकल रिएक्शंस हैं, और जी कोई उसका डाटा आपको मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, बस इंपेरिकल रिलेशन ही। आप इंपेरिकल रिलेशन ये होता है कि आपको बस वो पता लगे कि आपने 10 ग्राम ये चीज़ ऐड की और 20 ग्राम ये चीज़ ऐड की, इन दोनों को मिक्स किया तो 5 ग्राम ये चीज़ मिल गई। मतलब उसके कोई स्टैकोमेट्रिक रिलेशन या काइनेटिक डाटा नहीं मिलता कि किस इक्वेशन के जरिए वो कैसे बनी, टेम्परेचर प्रेशर पर कितना डिपेंड करती है, बस आपको वो क्वांटिटी पता लग जाती है। तो ये जब आप डाटा रिसर्च करते हैं ना, तो इसमें ये जवाब आ सकते हैं आपके पास तीन, कि ये चीज़ें हैं। तो इन इन स्टेप्स को हर किसी को ना सोल्व करने का अपना अपना तरीका होता है डिटेल में ना। तो ये देखते हैं आज बस, मतलब ये है कि ऐसी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट। अब जब आपको केमिस्ट्री वगैरह पता लग गई है, ठीक है, कि आपके पास डाटा वगैरह आ गया, डाटा से केमिस्ट्री का डाटा ये होता है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस का डाटा, ठीक है ना। तो एक दूसरा डाटा भी होता है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट में ये होता है कि सबसे पहले तो रिएक्टर वेरिएशन। जब हमने देखा कि आपको, फिर हमने सेलेक्ट करना था रिएक्टर, ठीक है ना, कि कौन से रिएक्टर में रिएक्शन हो रहा है। अब हम रिएक्टर में सबसे पहले जो मेजर सेलेक्ट करते हैं ना, वो देखते हैं कि प्रोसेस कौन सा है, यानी कि बैच रिएक्टर लगाएंगे कि कंटिन्यूस रिएक्टर लगाएंगे। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा आपको फ्लो में चाहिए तो कंटिन्यूस लगा लेंगे, मतलब उसको सिलेक्ट करने का अलग क्राइटेरिया। अगर नहीं तो फिर बैच में लगा देंगे।
उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है ना, रिएक्शन के बाद हमेशा हमें सेपरेशन करनी पड़ती है। तो सेपरेशन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? अगर सेपरेशन में दो किस्म के हमारे पास मिक्सर वो होते हैं, हेट्रोजीनियस बन जाते हैं या होमोजीनियस बन जाते हैं। हेट्रोजीनियस अगर बनते हैं तो उसके लिए सॉलिड सेपरेटर्स वगैरह होते हैं या रोटरी ड्रम, ये चीज़ें हम यूज करते हैं। लेकिन हमारा मिक्सर अगर जो फ्लूइड या जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो है होमोजीनियस है, तो उसके लिए डिस्टिलेशन, अब्जॉर्बर, कंडेंसेशन वगैरह के यूनिट यूज करते हैं। उसके बाद ये जब सेपरेट हो जाते हैं तो उसका बाद हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर मटेरियल एंड स्ट्रीम रिसाइकल, क्योंकि हमने वो अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना होता है ना, कि चीज़ें कम यूज हों, प्रोडक्ट ज़्यादा बने और ज़ाया कोई चीज़ ना हो। तो फिर हम रिसाइकल्स भी उसमें ऐड करते हैं कि ठीक है कि हमने सेपरेट आउट कर ली, अब जो चीज़ अनरिएक्टेड थी उसको दोबारा से आप रिएक्टर में सेंड कर दें। तो इस तरह से ये तीसरा स्टेप आता है टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट का। टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट में यही है कि हमने ना चीज़ें सिलेक्ट करनी है, रिएक्टर्स वगैरह, यानी कि रिएक्टर कौन सा यूज होगा, हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी। ठीक है। तो उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इंटीग्रेशन। एनर्जी इंटीग्रेशन में ये होता है, एनर्जी इंटीग्रेशन में ज़्यादा हीट एक्सचेंजर्स की ना वो आती है, साइकिल्स आती हैं। साइकिल्स में ये होता है कि इसमें शुरू में वो हम पहले एक सिंपल बनाते हैं, आगे एग्जांपल है मैं शो करता हूँ, और फिर जब हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो फिर हम उसकी ना पूरी साइकिल बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स की ना पूरी वो एक चेन बनाते हैं हम एक। तो एनर्जी इंटीग्रेशन पूरी करते हैं कि कहाँ से एनर्जी आ रही है, कहाँ जा रही है, ये हमें वो देखना पड़ता है। और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस में टेक्नोलॉजी में जैसे पूरा प्रोसेस बन गया, हमने रिसाइकिल कर ली, सब कुछ सही चल गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको एंड पर देखना, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी देखनी होती है। ये हो सकता है कि आप कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करें या उसके कोई बाई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, तो उसको उसको कैसे प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट में रिलीज होने से। तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी, यानी कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करेंगे इस प्रोसेस के लिए। तो इसका समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स में ये होती हैं चीज़ें कि हमने सारे वो यूज करने होते हैं, रिएक्टर्स वगैरह या जितने भी इक्विपमेंट्स यूनिट यूनिट ब्लॉक्स होते हैं वो हमने यूज करने थे, कौन सा यूनिट कहाँ पर लगेगा और कब लगेगा, और कौन सा किसके साथ अटैच होगा, किस सीरीज में लगेगा, पैरेलल लगेगा, कैसे लगेगा। तो इन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें देखनी होती हैं इसी सीक्वेंस से। अच्छा, अब ये जो डाटा कलेक्शन की बात करता था कि अब हमें जो केमिस्ट्री का था उसमें सारे रिएक्शन काइनेटिक्स वगैरह देखते हैं, अब ये डाटा कलेक्शन का स्टेप होता है। डाटा कलेक्शन में मतलब वो केमिस्ट्री वाला भी वो जो होता है स्टेप ना वो सोल्व हो रहा था। इसमें ये होता है कि मटेरियल प्रॉपर्टीज डाटा, फेज इक्विलिब्रियम डाटा और रिएक्शन इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स, ये केमिस्ट्री का डाटा वो है। मटेरियल प्रॉपर्टीज डाटा में होता है कि जैसे कि वहाँ जो कंपोनेंट है वो प्योर है या इम्प्योर है। इम्प्योर से मुराद जैसे कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, प्योर से मुराद जैसे कोई भी प्योर वाटर ले लें, अमोनिया वगैरह कुछ भी ले लो। तो उसके बाद हमने उनका डाटा देखते हैं। इसमें ना दो किस्म के आते हैं मटेरियल में, कि अगर हमारे पास डाटा सारा अवेलेबल है प्योर कंपोनेंट्स का उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो होता है कन्वेंशनल कंपोनेंट होता है, ठीक है। और अगर डाटा अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल है कुछ नहीं है, तो वो होता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल की टाइप्स होती हैं, सूडो कंपोनेंट होता है, ऐसे होता है पेट्रोलियम वगैरह, कि जिसके जरिए ना फिर हम उस कंपोनेंट का नाम एंटर करते हैं, उसको टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कि नॉन कन्वेंशनल है, फिर कुछ डाटा हमें पता है कुछ नहीं पता, फिर हम उसका जितना डाटा पता होता है उतना एंटर कर देते हैं, फिर वो उसकी बुनियाद पर वो सिमुलेशन को रन करता है कि इस तरह का ये कंपोनेंट है। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। अगर मिल रहा है प्योर कंपोनेंट को ठीक है, नहीं मिल रहा तो वो नॉन कन्वेंशनल के टाइप में जाएगा। इस तरह से ये होता है फेज इक्विलिब्रियम डाटा। दूसरा टाइप होता है डाटा। फेज इक्विलिब्रियम डाटा में ये होता है कि इसमें वो हम यूज करते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, यानी कि हमने ना कंप्यूटर पर सोल्व करना होता है। अब वहाँ पर ना डिफरेंट इक्विलिब्रियम के ना मॉडल्स पड़े होते हैं जिनके जरिए वो सोल्व करता है उसको, सिमुलेशन करना पूरे। तो अगर जैसे कि अगर हम आइडियल इक्वेशन यूज करते हैं तो वो आइडियल कंपोनेंट के लिए होगा, वो रियल वर्ल्ड से ना दूर होगी, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरे कोई मॉडल यूज करते हैं उसमें, यानी काफी ज्यादा मॉडल होते हैं, ये सारा अभी बताएंगे। तो मतलब ये अभी याद रखना कि वो मॉडल्स जो है ना, हमने इस तरह से वो इक्विलिब्रियम डाटा सिलेक्ट करना होता है कि जो रियल वर्ल्ड के ज्यादा करीब हमें वैल्यू, क्योंकि हमने इंडस्ट्री तो रियल वर्ल्ड में लगाने ना, तो जितना रियल डाटा होगा उतना ही बेहतर होगा। और इसके बाद होता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स डाटा, कि अगर कोई रिएक्शन है ये वही है कि जो रिएक्शन है उसका कोई डाटा वगैरह मिल रहा है, तो ये हमने सारा उसमें ऐड करना होता है। अच्छा, उसके बाद है सिमुलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अच्छा, अब ये जो ऊपर जितने स्टेप्स थे ना,
कि कलेक्शन ऑफ डाटा, टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, प्रोसेस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट और ये प्रोसेस डिजाइन। ये थे कि अगर हमने वो पूरा डिजाइन करना होता है उसमें न्यू सिरे से प्रोसेस ना हमने डिजाइन करना होता है, तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, हमें डाटा खुद सिलेक्ट करना पड़ रहा है, प्रोसेस देखना पड़ रहा है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ लगाएं इंडस्ट्री, ठीक है ना, ए टू जी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अब चूंकि जैसे बताया कि सर कि दो तरह के काम करते हैं ना केमिकल इंजीनियर, या तो एक न्यू प्रोसेस बनाते हैं पूरी तरह से, या कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही कंसीडर करते हैं। और जब एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कंसीडर करते हैं ना, सिमुलेशन करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, मतलब वो तो पहले से ही प्रोसेस हुआ हुआ, तो उसकी सिमुलेशन करने का क्या फायदा। उसका ये होता है कि जो उसकी ना जो प्रोसेस है ना, उसकी हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए या उसको डिफरेंट कंडीशन से कंपेयर करने के लिए कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ये चीज़ें ऐड करें, ये चीज़ें रिमूव करें, ये इक्विपमेंट की जगह दूसरा इक्विपमेंट यूज करें, टेक्नोलॉजी चेंज करके देखें हम, तो इसमें ये सारी चीज़ आती हैं कि हमने ना कंपैरिजन देखना था कि ऑप्टिमम रिजल्ट किस में आता है। इसमें बनती हैं केस स्टडी सारी कि जी आपने जैसे कि है कि रिमूवल ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग, ये है मिनिमाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी लॉसेस। हाँ, कि जी मटेरियल के कितना कि यही प्रोसेस होता है ना कि मटेरियल अगर ज़्यादा यूज हो रहा है तो रॉ मटेरियल कम यूज हो, प्रोडक्ट ज़्यादा बने, एनर्जी लॉसेस कम हो, एफिशिएंसी बढ़े, ऑप्टिमाइजेशन। तो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर ना यही होते हैं सारे, कि आपके पास प्रोसेस पहले से डिफाइन होता है, आपको सीधे से नहीं बनाना पड़ता, प्रोसेस आपको बना बनाया मिल जाता है, फिर उसके ना आगे वो आपको चीज़ मिल जाती है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है इसकी, या कॉस्ट रिडक्शन करनी है, या एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, या मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये दो तरह के काम होते हैं और ज़्यादातर यही करेंगे आप लोग। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ना इस तरह की बनती हैं एसपन के अंदर, ठीक है ना, ये इक्विपमेंट्स लगा देते हैं, उनको अटैच करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट किसके बाद आएगा, किसके पहले आएगा, फीड की इनपुट हम कंडीशन देते हैं और आउटपुट वो हमें मिल जाते हैं, ये प्रोडक्ट, ये एसपन कैलकुलेट करके हमें चीज़ें दे देते हैं, ठीक है ना। अब जो डेवलपमेंट, जब हम प्रोसेस फ्लो डेवलप करते हैं ना, तो इसके दो दो वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि आपने ना मेजर मेजर कंपोनेंट्स लगाने होते हैं, इसमें ना हीट एक्सचेंजर्स की चेंज नहीं लगानी होती, जैसे इसको कहते हैं सिंपल प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें ये होता है जैसे ये मिक्सर, ये प्रोसेस है एसिटाइलिन की प्रोडक्शन का शायद। अच्छा, तो ये देखो इसमें जैसे कि अब ये मिक्सर से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, फिर ये हीटर में जाने, अब देखो जो हीटर है ना, अब मतलब ये हीटर, अब हमें क्या पता, ये देखो मतलब ये डायरेक्ट हीट की वैल्यू हमने इसमें एंटर कर दी, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, ये कर देगा इतना टेम्परेचर इंक्रीज करके। अच्छा, मीटिंग को मैं ऐसा 10 मिनट लगे, अगर ये वो हो जाए तो फिर दोबारा लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि अच्छा जी, मूवीज, हाँ बताओ क्या। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इसमें जो कंडीशंस हमारे पास लगती हैं, इसमें बेसिकली जो है वो हमने कहाँ पे लगानी होती हैं? कि ये सिंपल सा कोई डायग्राम बनी हुई है, हाँ, नई नई जैसे कंडीशन। टेम्परेचर इसके ऊपर आपने बोला। हाँ हाँ हाँ, कंडीशन इसमें हम देते हैं जब हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं ना, ये पीएफडी। तो वो तो शो नहीं हो रही इसके ऊपर। क्या चीज कंडीशन शो नहीं हो रही। जैसे हाँ इसमें इतना प्रेशर है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, हाँ उसके बाद इतना इसका टेम्परेचर लॉस हुआ है, इतना इसमें हम्म, हाँ, अभी वो अभी इसमें ना शो नहीं कराई, अभी ना मतलब ना वो बता रहे हैं सिंपल, अभी तो शो कुछ भी नहीं कराया हुआ इसमें कि बन क्या चीज़ रही है, या हम एंटर क्या चीज़ करें, अभी तो कुछ भी नहीं बताया हुआ, रिएक्टर कौन सी टाइप का है, या हीटर का वैल्यू कितने थे। अभी तो ये है ना कि अभी बता रहे हैं इसमें कि ये सिंपल वाली बनी है, सिंपल में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ये वाली कॉम्प्लेक्स है, ये सेम प्रोसेस है, ये देखो एक ये प्रोसेस है और ये दोनों सेम है, लेकिन ना अब इनमें डिफरेंस क्या है, यही बता रहा हूँ हम्म, डिफरेंस। डिफरेंस ये है ठीक। कि हम ना दो स्टेप में इसको करते हैं, पहले हम करते हैं कि मेजर इक्विपमेंट्स तो सारे लगते हैं, लेकिन ना इस सिंपल वाले में ये होता है कि जो हीटर की वो चेन होती है ना, यानी कि हीट एक्सचेंजर्स की चेन होती है, एनर्जी जहाँ से आ रही होती है, हम उन चीज़ों को नहीं छेड़ते, हम ज़्यादा फोकस होता है मटेरियल पर, कि मटेरियल कितना इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, और वो चीज़ एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हम एनर्जी को नहीं छेड़ते सिंपल वाले में, तो इसमें हमने हीटर लगा दी, इसकी वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, कितने इंक्रीज कर दे वो इंक्रीज कर देगा और ठीक है दे दिए। लेकिन हम रियल वर्ल्ड में कैसे करें, अब जैसे कॉम्प्लेक्स, अब ये सेम है, सेम प्रोसेस, ये देखो ये वाला, अब ये सेम प्रोसेस है, ये देखो अब इसमें ये देखो ये मिक्सचर है, ये स्मॉल मिक्सचर है, फिर ये बड़े मिक्सचर में जा रहा है, इधर से ये रिसाइकल आ रही है, उसके बाद ये देखो अब ये जो तीन हीट एक्सचेंजर जो लगे हुए हैं ना, वहां पर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सिर्फ एक हीटर लगा हुआ था, हमने बस वैल्यू दे दी थी, उसने इंक्रीज कर दी। लेकिन अब जब हम डिटेल डिजाइन करते हैं ना, तो हमने ये वाला करना, यानी कि जो सेंड करना था, ये रिक्वायर्ड होता है,
वो ये वाला होता है कि असल में एनर्जी कहाँ से आ रही है, कि इसको एनर्जी कितनी मिल रही है, फिर ये आगे कितनी प्रोवाइड कर रहा है, इधर से कितनी आ रही है, फिर रिसाइकल एनर्जी कितनी है। तो ये पूरी चेन में ये होती है। फिर ये तो अब ये कूलर्स की चेन है सारी। तो ये होता है कि 2 स्टेप्स में होती हैं, कि शुरू यहाँ से नहीं करना कभी भी, कि आप चेन बनाना शुरू कर दें, एनर्जी को भी साथ लें, इंक्लूड कर दें। शुरू यहाँ से करते हैं कि इसमें सारा वो करते हैं कि बस सिंपल हीटर लगा देते हैं कि आप पहले रिएक्शन कर लें, चीज़ें डिफाइन कर लें कि मटेरियल बना सही लगा हुआ है, चीज़ें सही काम करें, उसके बाद फिर डिटेलिंग की तरफ जाते हैं। तो ये 2 स्टेप होते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स के। अच्छा, तो अब चूंकि प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स का पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये है कि अब किन 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 सॉफ्टवेयर को हम यूज करके प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर लिखे थोड़े कम है, लेकिन बना इससे ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जो यानी कि मशहूर है या जो इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं, तकरीबन इंडस्ट्रीज लेवल के हैं सारे, या जो मेजरली यूज़ होता है वहाँ, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, वो S1+ से यूज़ होता है। अब आगे इसकी टाइप लिखी हुई है, टाइप का ये है कि स्टेडी स्टेट होता है। S1+ में भी स्टेडी स्टेट, यानी कि हमें स्टेडी स्टेट का, अच्छा एक मिनट, शायद आगे स्लाइड मैंने एंटर की है कि नहीं, मैं यहीं पर बता दूँ। अच्छा, ये देखो। अच्छा, स्टेडी स्टेट में ये होता है कि हमने प्रोसेस डिफाइन कर दिया, उसमें एक दफ़ा हमने इनपुट दिया, वो जी हमें पूरा प्रोसेस मॉडल को सोल्व करके हमें आउटपुट दे देगा। ये हो गया स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। डायनामिक स्टेट में ये होता है कि उसमें हम एक दफ़ा इनपुट देते हैं। अब इंडस्ट्री चूंकि तो कंटिन्यूसली रन होती है ना, ठीक है ना, उसमें कंटिन्यूसली टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा था, रिएक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था उसी रेंज के अंदर, ठीक है ना। हीट एक्सचेंजर्स का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, फ्लो रेट चेंज हो रहा था। तो ये जो सारा मॉडल होता है ना, ये डायनामिक मॉडल होता है, और ये कंटिन्यूसली हमें रियल टाइम में वैल्यू मिलती जाती है, यानी कि हमें स्टॉप करना पड़ता है इसको ना सॉफ्टवेयर के अंदर, कि अब वैल्यू ना दो। यानी कि जो स्टेडी स्टेट में होता है उसमें जो हम एक दफ़ा रन करेंगे, वो एक लूप में चला देगा, या अगर कोई रिसाइकल लगी है तो रिसाइकल को कन्वर्ज कर करना, वो बस एक दफ़ा रिजल्ट दे देगा कि ये रिजल्ट आया आपका। ठीक है, स्टेडी स्टेट में ये होता है। लेकिन डायनामिक में होता है वो रियल टाइम में आपको वैल्यू लगातार देता रहेगा। तो जो S1+ है वो स्टेडी स्टेट में यानी कि यूज़ होता है। इसको अगर हम कहें कि S1+ को हमने यूज़ करना है डायनामिक्स में भी, हमें तो रियल टाइम भी डाटा चाहिए सारा का सारा, तो ये S1 डायनामिक्स होता है, ये डायनामिक्स में यूज़ करता है। तो इसको ना डायनामिक्स को प्लस के साथ ना रिलेट कर देते हैं हम, यानी कि इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वो हमें ना, यानी कि इसी जो सिमुलेशन हमने प्लस में की हुई है उसी को डायनामिक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका थोड़ा फायदा हो जाता है। तो लेकिन हमारा फोकस सही रहेगा कि हमने सिंपल पर ही रहेंगे और स्टेडी स्टेट ही करेंगे। तो S1+ स्टेडी स्टेट के लिए, डायनामिक्स डायनामिक के लिए। जो हाइसिस में दोनों चीज़ हो जाती हैं, स्टेडी स्टेट भी और डायनामिक भी। तो ये काफ़ी पावरफुल है हाइसिस ना। तो इसके बाद है प्रो 2 है और डायनामिक है। ये भी दोनों करता है, स्टेडी स्टेट और डायनामिक। जो यूनिसिम है, अच्छा ये सारे जो हैं ये अमेरिका के हैं। जो ये यूनिसिम है ये कनाडा वालों का सॉफ्टवेयर। तो ये भी स्टेडी स्टेट और डायनामिक है। कैम कैड है, ये भी यूएस का स्टेडी स्टेट, डिजाइन टू स्टेडी स्टेट, जीपी रोम स्टेडी स्टेट। तो जो हमने यूज करने हैं लेक्चर्स की तरह, वो ये S1+ और हाइसिस है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये है कि स्टार्टिंग का सिमुलेशन विद S1+। मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ अभी, लेकिन पहले ये थ्योरी कर लेते हैं कि हाँ, कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल। वही जो बताया था कि कन्वेंशनल में क्या होता है कि हमें प्रॉपर्टीज सारी पता होती हैं, कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो हमने यूज करें कंपोनेंट, उसकी हमें प्रॉपर्टीज पता है, उसके केमिकल फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें पता है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं उसमें होता है कि वो उनके केमिकल फार्मूलाज नहीं पता होता है, कि अच्छा अब हमारे पास अगर हम जैसे कि बायोमास को यूज कर रहे हैं, कोई जैसे कि कोई वेस्ट वैसे यूज कर रहे हैं, तो अब हमें उसकी कंपोजिशन नहीं पता कि उसका फार्मूला क्या है, कोई बायो वेस्ट यूज करें। तो इन चीज़ों में ना थोड़ा वो आ जाता है। तो हम फिर ना हम इसको डिफाइन करते हैं खुद से चीज़ें एंटर करके, कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज ये है, मेल्टिंग पॉइंट की रेंज ये है। तो फिर जितना डाटा मिलता है फिर हम उसको चीज़ें एंटर करते हैं, और फिर नॉन कन्वेंशनल को डिफाइन करते हैं। तो कन्वेंशनल में कोई वो इशू नहीं होता, नॉन कन्वेंशनल को खुद डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड एनर्जी एनालिसिस। प्रोसेस इंटीग्रेशन एनर्जी एनालिसिस में ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि ना, कि जो यूनिट्स है ना, जैसे कि यहाँ पर अब ये यूनिट्स हैं कि अब कौन सा यूनिट किसके बाद आएगा और कौन सा किसके पहले। जैसे मिक्सर पहले हमने मिक्स करना फिर हीट करना है। अगर हम हीटर पहले लगाए थे कि ये फीड हम हीटर में ऐड करते कि हम इनको चीज़ों को पहले हीट कर लेते बाद में मिक्स करते फिर रिएक्टर में करते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना,
ये हम इसमें देखते हैं इंटीग्रेशन में सारी, और एनर्जी एनालिसिस में कि एनर्जी किस इक्विपमेंट को यानी कि चेंज करने से या उसकी लोकेशन चेंज करने से कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक वो इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं पिंच एनालिसिस, बड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं कुछ। तो एक है भी काफी अच्छा पॉइंट है ये कि पिंच एनालिसिस ना आपको वो हीट एक्सचेंजर्स का पता लगता है कि कितने हीट एक्सचेंजर लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे, कैसे लगेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन, इसको ना है एस्पेन एनर्जी एनालिसिस, इसमें है टूल एक एप्लीकेशन ना। तो वो इसका आपको निकाल कर दे देती है, फिर हम उसको प्लस अगर यूज करें प्लस में यूज कर लें, हाइसिस यूज करें हाइसिस में यूज कर लें कि इतने हीट एक्सचेंजर जी, जैसे कि यहाँ पर लगे हुए कि ये अगर 3 हीट एक्सचेंजर हैं तो 4 क्यों नहीं लगे थे, 2 क्यों नहीं लगे, या एक ही लगा रहता था, या कुछ भी था। तो ये चीजें बताता है, फिर हम ये इसको इधर फिर चीजें ऐड कर देते हैं। तो एनर्जी एनालिसिस यानी कि पूरे पूरे ये स्टेप्स हैं सारे जितने भी ऊपर बताए हैं, और ये जो बता रहा हूँ ये भी सारा वो बस ओवरव्यू देना है कि चीजों में होता क्या, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेस इकोनॉमिक वैल्यूएशन। इकोनॉमिक वैल्यूएशन में यही चीजें करते हैं कि जो हमारे वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी आएगी, और अगर कॉस्ट इतनी आ रही है तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है, तो अगर हम एक तो ये होता है कि हम खुद से कैलकुलेट करना शुरू करना चाहिए कि अच्छा जी अब इतने का रिएक्टर आ गया, इतने का पाइपलाइन, ये वो फिलहाल, तो वो तो बड़ा लंबा काम, और एक्सेल यूज कर लो चलो। तो ठीक है, लेकिन ना फिर लेकिन एस्पेन में भी ऑप्शन होती है इकोनॉमिक वैल्यूएशन की। इसमें वैल्यूएशन इकोनॉमिक का ना टैब होता है, तो आप चीजें एंटर करें, लोकेशन लिखें, टाइप लिखें, वो मटेरियल टाइप लिखें कि स्टेनलेस स्टील है कौन सा, उसकी वो लिख दें आप, चीजें लिख दें यानी कि कॉस्ट वगैरह। तो वो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा, 5 ईयर की प्रोजेक्शन निकाल कर दे देगा, सारी चीजें निकाल कर दे देगा। और अच्छा, ये रिव्यू है और ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो इसको ये दोबारा ज्वाइन कर लेना, इधर फेस्पन हाइसिस और प्लस ऑन करके दिखा दूं कि वो होता कैसे है, और ये सब लोग डाउनलोड भी कर लेना जरा। और किसी का कोई सवाल हो तो तब अभी पूछ लिया, दोबारा ज्वाइन करके ना, ठीक है। मैं इसे एंड कर रहा हूँ।